द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 751। उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की और सुनिश्चित किया कि लेने लायक सभी चीजें एकत्र कर ली गई हैं, जिसमें संभवतः छिपे हुए खजाने भी शामिल हैं जो कालकोठरी में ही हो सकते हैं, न कि राक्षसों पर। एक अलिखित समझौता था कि वे तुरंत नहीं जाएंगे ताकि उनकी हरकतें बाहर के पहरेदारों का ध्यान आकर्षित न करें। साथ ही जानवर कुछ समय के लिए अपने प्राकृतिक रूप में मौज मस्ती करते हुए अपना समय बिता रहे थे। उन्हें अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहना शर्म की बात होगी, क्योंकि वे कालकोठरी को साफ करने में बहुत कुशल थे। क्या हम सभी को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सिक्के मिले? काल ने पूछा जब जानवर ऊब गए और अपने स्थानों पर लौट आए। लोट्स ने जल्दी से मानसिक गणित किया और सिर हिला दिया। ये 2 सप्ताह के दोपहर के केक और कॉफ़ी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इससे उसकी प्राथमिकताओं काफ़ी हद तक पूरा हो गया, क्योंकि उसके पास रहने के लिए एक जगह थी और यदि आवश्यक हो तो वह अपना खाना खुद बना सकती थी। टेसा ने सिर हिलाया। इसने सिक्कों को बराबर बराबर बांट दिया, इसलिए हम सभी को लगभग 6 सोने के सिक्के मिले। ये बहुत प्रभावशाली है, गार्ड ने जो कहा था उससे कहीं ज्यादा, और इसमें ये औसत दर्जे की जादुई वस्तुएं भी शामिल नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैंने सड़क के उस पार उनके लिए एक थोक विक्रेता देखा था, इसलिए हमें कम से कम थोड़ा और तो मिल ही जाना चाहिए। काल ने समझ में सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही है। हम उनसे कचरा वस्तुओं के बारे में पूछेंगे अगर उन्हें कच्चे माल के लिए उनकी ज़रूरत है, लेकिन हम उन्हें इस बार नहीं लाएंगे अगर उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत न हो। फिर हम हर 1 या 2 दिन में यहाँ वापस आ सकते हैं और टीम को अपने पंख फैलाने दे सकते हैं। जादुई कचरा लूट टेसा को हस्तांतरित कर दिया गया, क्योंकि उसने खुद को दुकानदार से निपटने के लिए उनके प्रवक्ता के रूप में नामित किया था, और फिर युद्ध पादरी ने समूह को वापस बाहर ले गया। यह एक छोटी सी यात्रा थी। बस पानी की जांच कर रहे थे। पोर्टल के बाहर गार्ड ने पूछा, जल्दी? मुझे लगता है कि यह सिर्फ 2 समनर्स के साथ हमारी लड़ाकू शक्ति के कारण है। हमने तीनों बॉस को खत्म कर दिया। टेसा ने उस आदमी को सूचित किया, फिर उसे अपनी सोने के सिक्के की फीस दी। एक के बाद एक उन्होंने फीस का अपना हिस्सा सौंप दिया, जबकि गार्ड उन्हें संदेह में घूर रहे थे। ये समूह इतना मजबूत नहीं लग रहा था, और वे पूरी तरह से साफ होने की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थे। क्या वे वाकई तीनों बॉस को खत्म कर सकते थे? हालांकि वे आम जादुई हथियारों और कालकोठरी में कचरा गिराने के लिए थोक विक्रेता के पास जा रहे थे, इसलिए वे बहुत बुरी तरह से नहीं चुके। गार्ड को बस अपनी बिक्री पूरी करने के बाद विक्रेता से पूछना होगा। टेसा ने काउंटर पर काम कर रही सुंदर छिपकली वाली लड़की को देखकर मुस्कुराए। वह महिला ड्रेस में गैको की तरह दिख रही थी, सीधी खड़ी थी और लोट से भी छोटी थी, लेकिन उसकी मुस्कान पेशेवर थी, इसलिए वह दुकान में किसी की बच्ची नहीं थी। छिपकली की महिलाओं की उम्र बताना ज्यादातर इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पुरुषों के विपरीत उन पर युद्ध के निशान होने की संभावना नहीं थी। इसलिए जब भी वे अपनी त्वचा उतारती थीं, तो वे उतनी ही अच्छी दिखती थीं जितनी उस दिन दिखती थीं जब वे पूरी तरह से विकसित हो गई थीं। हालांकि वह सिर्फ आरोही रैंक की थी। शहर में कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति नहीं जो सत्ता को प्राथमिकता देता था, लेकिन अच्छी तरह से तैयार थी, जो संभवतः दुकान की वर्दी थी। सुप्रभात, क्या तुमने कालकोठरी पहले ही खत्म कर ली है? उसने पूछा जब टेसा उसके सामने एक ऊंचे स्टूल पर बैठी। हाँ, हमने कर लिया है। मुझे बताया गया है कि तुम्हारी दुकान जादुई सामान खरीदती है जिसे हम देने को तैयार हैं। टेसा ने जवाब दिया। बिल्कुल सही। कालकोठरी से आने वाली हर चीज़ एक वस्तु है। जादुई सामान, कचरा सामान, जादुई पौधे अगर वे उगते हैं। हम ये सब खरीद लेंगे और मामूली मार्कअप पर खरीदार ढूंढ लेंगे। टेसा ने असामान्य गुणवत्ता के जादुई हथियारों का ढेर लगा दिया, वे सभी चीज़ें जो उन्हें नहीं चाहिए थीं। ओह वाह, आपकी किस्मत वाकई अच्छी रही। क्या आपने इसे पूरी तरह से साफ किया या सिर्फ ये सामान? उसने पूछा। सिर्फ ये, हमने बाकी सामान वहीं छोड़ दिया जहां वे गिरे थे। अगर हमें आम कचरा सामान के लिए कोई खरीदार नहीं मिल पाता तो हम कूड़ा नहीं फैलाना चाहते थे या उन्हें हटाने के लिए किसी स्मेल्टर से सौदेबाजी नहीं करनी थी। टेसा ने समझाया। ये बिल्कुल ठीक है। कई टीमें खास तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान के लिए जाती हैं और बाकी सामान की चिंता नहीं करती। अगर आपका सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है तो पैसा सीधे आपकी इन्वेंट्री में चला जाता है। वैसे भी ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है। अब हमारे पास दीवार पर एक मानक दर चार्ट है, इसलिए आप जानते हैं कि मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं। काल ने देखा, और जबकि दरें बहुत अच्छी नहीं थीं, उन्होंने रॉयल रैंक असामान्य गुणवत्ता वाले हथियार के लिए 3 स्वर्ण की पेशकश की। एक कवच के टुकड़े के लिए 2 और अन्य वस्तुओं के लिए क्रमशः कम। एक नोट था कि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं या सहायक उपकरण का मूल्यांकन मालिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। तो ये लूट की गिनती करने का एक सरल मामला था। 17 हथियार। खैर, मुझे लगता है कि यह एक हथियार है, 4 अंगूठियों वाली बात। फिर कवच के 8 टुकड़े।
लड़की बहुत होशियार नहीं लग रही थी, या शायद वह बहुत छोटी थी, काल ने फैसला किया। उसके केवल स्पष्ट रूप से द्विपाद रूप और छोटे कद के कारण ये बताना मुश्किल था। उसका भुगतान का तरीका प्रत्येक वस्तु के बगल में सिक्के रखना और फिर उन्हें उठाना था। मानसिक गणित करना और उन्हें एक बार में सारा पैसा देना बहुत तेज होता। जैसे ही उसने अंतिम वस्तु रखी, पीतल का एक सेट स्तब्ध करने वाले प्रभावों में मामूली वृद्धि के साथ प्राप्त वस्तुओं के डिब्बे में टेसा ने अपना हाथ हिलाया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आपके साथ व्यापार करना एक खुशी की बात थी, पादरी ने उसे एक सौम्य स्वर में सूचित किया। व्यापार के लिए धन्यवाद, कृपया जल्दी वापस आएं। काल का समूह नाश्ते के बाद थोड़ा सा खाने के लिए बोर्डवॉक की ओर बढ़ गया और एक गार्ड थॉक व्यापारी से बात करने के लिए चला गया। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। अरे मोइरा, क्या आपके पिताजी अभी भी सो रहे हैं? गार्ड ने पूछा। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, कल रात से नशे में धुत। क्या आप कुछ खरीदना चाहते थे? गार्ड ने अपना सिर हिलाया और अपनी सूची से एक कुकी निकाली। उन्होंने आपको कितनी वस्तुओं का व्यापार किया? मोइरा ने अपनी विस्तारित जीभ के तेज झटके से कुकी चुरा ली। 13 और 8, सभी असामान्य जादू की बूंदें। इसे देखो, ये छल्ले की तरह सुंदर है। उसने पीतल की उंगलियां निकालीं, जिन पर खोपड़ियां बनी हुई थीं, और मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ पर सरका दिया। बस अपने पिता को इनसे बहुत ज्यादा मत मारो, ये उन्हें तुरंत वापस सुला देंगे। गार्ड हंसा। जब वे सो रहे होते हैं तो काम ज्यादा मजेदार होता है। देखो ये कितना साफ है। जब वे बोर्डवॉक पर चल रहे थे, काल ने दाना की आभा में आए बदलावों का विश्लेषण किया। एक जादूगर के रूप में किसी और की तुलना में सिर्फ स्पर्श से उसकी शक्ति के स्तर का अनुमान लगाना आसान था, और आज सुबह से ही एक उल्लेखनीय बदलाव आया था। कालकोठरी की यात्रा ने उन सभी को बहुत फायदा पहुंचाया था, और अगर इस तरह की प्रगति जारी रही तो उसे स्तर बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कुछ हफ्ते या एक महीने ही लग सकते हैं। बोर्डवॉक पर उनकी यात्रा उन्हें गनोल्स द्वारा संचालित एक छोटे से रेस्तरां में ले गई, जो एक प्रकार का जानवर था जो लकड़बग्घे जैसा दिखता था और अपने चिल्लाए गए आदेशों को जोर देने के लिए एक दूसरे पर भौंकता था। ये घाट के करीब था और स्थानीय लोगों की तुलना में नाविकों के बीच अधिक लोकप्रिय लग रहा था। लेकिन तले हुए समुद्री भोजन की गंध ने लोड्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और भले ही शराब सस्ती थी, लेकिन खाना बढ़िया था। संभवतः उन्हें रम की एक बोतल मंगवानी चाहिए थी, क्योंकि यह पीने योग्य थी। अन्य टेबलों पर एले की गंध कहीं कहीं स्थिर समुद्री जल और अचार के रस के बीच थी। उस समय शराब एक बेहतर विकल्प लग रही थी। उनके पास तले हुए भोजन की एक पूरी प्लेट और टेबल पर छिलके वाले झींगे का एक कटोरा था, साथ ही मसालेदार मिश्रित प्रेट्जेल और नट्स का कटोरा भी था जो हर टेबल पर था। शायद वे उस एले को पीने योग्य बनाने का रहस्य थे। जब वे तय कर रहे थे कि रम पर स्विच करें या बेहतर पेय पदार्थों की तलाश करें, नाविकों से भरा एक पूरा जहाज दरवाजे से टकराया, अभी भी अपने ज़मीनी पैर जमा रहे थे और अपने हाथों में सिक्कों की थैलियां लेकर चुटकुले सुना रहे थे। पी लो दोस्तों, हमारे पास 2 दिन हैं और फिर कोपजी बेड़े के यहाँ आने से पहले हम फिर से बाहर निकलेंगे। उनमें से एक आदमी ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा। काल नाविकों में से एक की ओर मुड़ा। क्या कोपजी बेड़ा आ रहा है? नाविक ने किसी और का पेय उठाया और पी लिया। इस पर विश्वास करना बेहतर है। घोल रेजिमेंट ने अपने शारकजाह बंदरगाह पर जो पिटाई की, उसके बाद वे खून के प्यासे हो गए हैं। उन्हें यही करना था, उन्होंने किया। किस तरह के मूर्ख फिरौती के लिए बंदरगाह में एक दानव बेड़े को रोकने की कोशिश करते हैं? लेकिन अगर वे यहाँ आते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाविक ने जवाब दिया। काल ने वेट्रेस को एक चांदी का सिक्का फेंका और उस आदमी और उसके दोस्तों को इशारा किया। वह उनके लिए रम की बोतलों से भरी एक पूरी ट्रे लेकर आए, और नाविकों ने काल के लिए टोस्ट उठाया। रेस्तरां में मौजूद दूसरे नाविकों में से एक ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ कोपजी फ्लीट है। छिपकलियां खाड़ी में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, फिर जब वे उन्हें काम पर रखने वाले को यह साबित कर देंगी कि उन्होंने शहर पर हमला करने के लिए कुछ प्रयास किए थे, तो वे चले जाएंगे। वे दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बुरे भाड़े के सैनिक हैं। बेहतरीन लड़ाके, लेकिन सबसे आलसी लोग जो आपको कभी मिलेंगे। पीछे बैठे लोगों में से एक ने फर्श पर थूका और कड़वाहट से हंसा। शायद वे हम पर एहसान करें और ब्लैक शेड में झुग्गियों को जला दें। कप्तान ने हमें उत्तरी गोदी में रखा है और मैं मस्तूल की निगरानी से उनकी गंदगी की गंध महसूस कर सकता हूँ। उसके बगल में बैठे आदमी ने उसे घृणा भरी नज़र से देखा। और आपको क्या लगता है कि अगर ब्लैक शेड न होता तो हम डेक हैंड कहाँ से लाते? आधे खूनी चालक दल झुग्गियों से आते हैं। नाविक ने कंधे उचकाए, स्पष्ट रूप से नशे में था और दूसरे आदमी के गुस्से को नोटिस नहीं कर रहा था। कम से कम उन्हें स्प्रॉल से तो निकालो। नदी के करीब, उन्हें कम से कम नहाने के बारे में तो पता होगा। वेट्रेस हंसी। क्या पिछली बार जब तुम स्प्रॉल में थे तो तुम्हें वहां की महिलाओं से मरे हुए सड़ांध नहीं मिली थी? नशे में धुत नाविक ने अपना मग उस पर फेंक दिया। दूसरे नाविक जोर से हंसने लगे और उसकी खराब निर्णय क्षमता के बारे में उसे चिढ़ाने लगे। एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें।
अब आओ, तुम्हें हमें बताना होगा, तुमने कैसे नहीं देखा कि यह एक ज़ोंबी था, या तुम प्लेग दानव के लिए गए थे। काल को चिंता थी कि लड़ाई होने वाली है, लेकिन अगली टेबल पर बैठे नाविक ने काल के तनाव में आने पर अपना सिर हिला दिया। चिंता मत करो, नशे में होने के बावजूद भी उसे पता है कि अगर वह अंदर लड़ाई शुरू करता है तो उसे अगली यात्रा में वापस नहीं आने दिया जाएगा। वे उसके साथ बस थोड़ा मजाक कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लड़के अपने गृहनगर की सबसे खराब झुग्गियों से हैं। अगर उनके पास कोई और विकल्प होता तो वे किसी व्यापारिक जहाज पर डेक हैंड बनकर नहीं रह जाते। जरूर, नशे में धुत वह व्यक्ति बाहर लड़खड़ाता हुआ आया, आसमान में सूरज सहित हर किसी और हर चीज को गालियां दे रहा था। लोट्स ने नाविक की तरफ देखा, फिर उसे बगल में धकेला जब उसे एहसास हुआ कि वह भी उसके सिर के ऊपर से काल को देख रहा था। नदी के दूसरी तरफ कितना बुरा है। रेडवुड स्प्रॉल, वे इसे कहते हैं, है न? फिर ब्लैक शेड। नाविक ने उसे उदास नज़र से देखा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, फैलाव बहुत बुरा नहीं है। ये शहर का सिर्फ गरीब हिस्सा है। आप जानते हैं कि यह कैसे होता है, यहाँ तक कि सस्ते सराय, वेश्यालय भी हैं जिन्हें सबको भी मान्यता नहीं देंगे, और अनगिनत भीड़भाड़ वाले अपार्टमेंट। उत्तरी दीवार के बाहर शेड ड्रैगन द्वीपों में कहीं भी सबसे खराब प्रकार की झुग्गियों में से एक है। आप देखिए, नदी का पश्चिमी किनारा एक पहाड़ी पर है, और जब नदी में बाढ़ आती है तो वे शहर को सूखा रखने के लिए दीवार को सील कर देते हैं। इसलिए शेड हमेशा क्लैपबोर्ड झोंपड़ियों का एक दलदली द्रव्यमान होता है जो ज्यादातर दिन के मजदूरी और डॉक से गिरने वाले स्क्रैप को इकट्ठा करके जीवित रहता है। काल ने सोचा कि यह सवाल उसकी देवी से एक मिशन प्रश्न की तरह लग रहा था। ग्रीन ड्रैगन पादरी के आमतौर पर लापरवाह चेहरे पर दृढ़ निश्चयी नज़र ने भी यही कहा। लोट्स ने काल की ओर देखा। मुझे लगता है कि हमें आज दोपहर वहां जाना चाहिए। शायद हम सभी नहीं, लेकिन मैं और तुम जरूर। ओफेलिया मुस्कुराए। हम तीनों थोड़ी खरीदारी करने के बाद सराय में चले जाएं तो कैसा रहेगा? हम बाद में वहां मिलेंगे। 4 युवतियों को झुग्गियों में लाना व्यावहारिक रूप से मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा था, लेकिन एक नेचर क्लेरिक को एक मजबूत अंगरक्षक के साथ लाना किसी को भी बहुत बहादुर महसूस नहीं कराना चाहिए। नाविक समझ गया कि लोट्स क्या योजना बना रही थी, और उसने उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। मेरा सुझाव है कि आप समुद्र की ओर वापस जाएं, फिर नदी के उस पार डैगरविंड ब्रिज लें। वह सड़क सीधे शेड में एकमात्र गेट तक जाती है। आप फैलाव की भूल भुलैया में खो जाना नहीं चाहेंगे। इसे बनाते समय इसकी योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए कई मृतंत हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि अगर गार्ड गश्ती दल किसी को नाराज कर देते हैं तो वे भी घात से सुरक्षित हैं। समूह अलग हो गया। राय महिलाओं का पीछा कर रही थी, इस संभावना पर कि कोई उन पर हमला करेगा, और वह शहर के भीतर खेलने के लिए जाएगी। वह ध्यान से देख रही थी, और जहां तक वह बता सकती थी, हमलावर हमेशा गलत था। ये कभी भी कोई गुमराह आत्मा का खेल खेलने वाला नायक नहीं था, कम से कम यहाँ तो नहीं। काल ने लोट्स को पुल के पार ले जाया और पाया कि इमारतों की अगली पंक्ति वास्तव में अच्छी तरह से बनाए रखी गई थी, लेकिन इसके ठीक पीछे कच्चे मिट्टी के जादू से बने अपार्टमेंट थे जिनमें खराब तरीके से फिट किए गए लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों पर बिना कांच के बार थे। हर जगह लोग थे जो उपलब्ध जगह में भीड़ लगाए हुए थे। लगभग हर बालकनी पर कई बच्चे बैठे थे, जिससे काल को आश्चर्य हुआ कि क्या ये छुट्टी का दिन था या यहाँ कोई अनिवार्य स्कूली शिक्षा नहीं थी। लेकिन वे मुख्य सड़क पर रह रहे थे, जो व्यस्त थी लेकिन सुचारू रूप से चल रही थी। भीड़ ने उन्हें काफी दूर से देखा, या उन्होंने काल को काफी दूर से देखा, जबकि कई लोग लोट्स को गलियों या विशेष रूप से जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट में ले जाने के लिए चिल्ला रहे थे। लोट्स ने अपनी आंखें घुमाई और काल की ओर देखा। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वे प्रकृति के पादरियों के बारे में नहीं समझते हैं। हम सिर्फ शराबी चीज़ों और केक के सबसे बड़े प्रशंसक नहीं हैं। हम मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष को भी समझते हैं। क्या वे वाकई सोचते हैं कि मैं उनके पीछे अकेले तहखाने में जाऊंगा उनके दोस्त की मदद करने के लिए? मूर्ख, काल ने ठहाका लगाया। आप जानते हैं, केक भी एक शराबी चीज़ है। लोट्स हंसा। संगीत की धुन ने आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींचा। यहाँ सभी वयस्कों की आंखें या तो काम के लंबे घंटों से थकी हुई या दुर्भावनापूर्ण लग रही थीं। वे आमतौर पर स्थानीय लोगों को कम हद तक शिकार बना सकते हैं, लेकिन मध्यम रूप से शक्तिशाली बाहरी लोगों की एक जोड़ी स्थानीय अपराधियों के लिए पैसे कमाने का एक दिन थी। फिर वे सड़क पर लाल रंग की एक रेखा पर चले गए, और स्प्रॉल का पूरा माहौल बदल गया। सड़कें अभी भी उन्हीं थके हुए श्रमिकों से भरी हुई थीं, लेकिन छाया में रहने वाले लोग कम दुबले और भयावह और अधिक मांसल थे। साथ ही वे बेहतर कपड़े पहने हुए थे। अच्छे कपड़े तो नहीं पहने थे, लेकिन काल ने एक वेश्यालय के दरवाजे की रखवाली करते हुए एक सस्ते सूट में एक औक को देखा, और एक कैसीनो की तरह लगने वाले दरवाजे पर आंशिक रूप से बटन वाली रेशमी शर्ट में 3 मीटर लंबा पंख वाला दानव देखा। वे 2 गिरोहों के क्षेत्रों के बीच चले गए होंगे, और काल पहले से ही जहां खड़ा था वहां से बाहरी दीवार देख सकता था।
पूरा फैलाव शायद 500 मीटर लंबा था। गोल्डन ड्रैगन कैपिटल में बस थोड़ी ही दूरी पर, लेकिन लोगों को इतनी कसकर पैक किया गया था। उसने अनुमान लगाया कि शहर के 2 लाख आधिकारिक निवासियों में से 1/3 यहाँ ठूंस दिए गए थे। वे ब्लैक शेड के गेट पर पहुंचे, जो खुला था लेकिन पूरे कवच में रॉयल रैंक ऑफ की एक जोड़ी द्वारा संरक्षित था। ये देखते हुए कि यह पूरा क्षेत्र जागृत और आरोही रैंक था, ये शक्ति का एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। काल ने गार्ड को सिर हिलाया। पुजारी का देवता उसे लोगों की भलाई के लिए शेड में बुलाता है। ऑक ने काल की ओर देखा। वापस आने के लिए प्रत्येक को एक चांदी का टुकड़ा चाहिए, उसने जोर दिया। काल ने सिर हिलाया। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। लोट्स ने झुग्गियों में रास्ता दिखाया और सड़ांध और गंदगी की गंध से अपनी नाक सिकोड़ ली। फिर उसने एक खुले स्थान की ओर इशारा किया जहां एक पुरानी पत्थर की इमारत ढह गई थी, और उसके बाद जो कुछ भी बनाया गया था वह जल गया था। पत्थर के ढेर पर केवल कुछ कोयला और राख मोटे तौर पर चौकोर पैटर्न में रह गई थी। लोट्स सावधानी से चली, अपने पैरों को सूखा रखते हुए। अनंत बिजली उनकी रक्षा करेगी, लेकिन यह पुजारियों के लिए आदत की मजबूरी थी, जो अपना अधिकांश समय जंगल में बिताती थीं। क्या तुम मेरे लिए लोगों को ला सकते हो? उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया। इस रूप में वह दहाड़ सकता था, और उसकी आवाज़ झुग्गियों के माध्यम से काफ़ी दूर तक जाती थी, जो खड़े पानी के चारों ओर पंक्तियों में बनी हुई थीं। काल ने अपनी आवाज़ ऊंची की। शाही उच्च पुजारिन लोर्ड्स ग्रीन ड्रैगन भगवान की सेविका मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए आए हैं। जिनके पास ये क्षमता है, वे जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिए उनकी शाखाओं की छाया में ले आएं। झुग्गियों में गहरी बिल्ली जैसी आवाज़ गूंजी, और काल ने देखा कि कुछ सिर दरवाजे से बाहर निकलकर शहर में घुस रहे हैं। यात्रा के लिए उन्हें कुछ चांदी खर्च करनी पड़ सकती है, लेकिन इस विशाल क्षेत्र में भी ऐसे लोग थे जिन्हें उपचार की ज़रूरत थी। शहर में संभवतः मुफ्त क्लिनिक थे, लेकिन गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की राजधानी में भी वे हमेशा भरे रहते थे, और वास्तव में बीमार लोग इलाज के लिए घंटों लाइन में खड़े नहीं रह सकते थे। यहाँ ये निश्चित रूप से बदतर था, क्योंकि उसे अभी तक कोई ऐसा पादरी नहीं मिला था जो उसके समूह का हिस्सा नहीं था, और यहाँ तक कि शमन भी असामान्य थे। कमल जीवन के वृक्ष में बदल गया, और उसके तने से एक समृद्ध हरा रंग निकलने लगा, जो उसके उपचार मंत्र की सुनहरी धूल के साथ मिल गया। जल्दी ही झुग्गी के निवासी भागने, चलने या ठोकर खाने लगे। चेचक के निशान और विभिन्न छोटी छोटी चोटें रॉयल रैंक एपिक हीलिंग मंत्र के प्रभाव में उनके शरीर से स्पष्ट रूप से फीकी पड़ने लगीं। एक झोपड़ी से एक बूढ़ी राक्षसी महिला को 2 छोटी छिपकली वाली महिलाओं द्वारा कूड़े पर ले जाया गया, जिन्होंने अपने शल्कदार शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने की भी जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि वे गंदगी से ढके हुए थे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, कूड़े पर मौजूद राक्षसी दिखने लगी। उसके चेहरे की झुर्रियां फीकी पड़ गईं और उसके शरीर में फिर से जान आ गई। वह अभी भी गंदी और थकी हुई थी, लेकिन अब वह किसी भी अभिशाप या बीमारी से नहीं मर रही थी जो उसे पीड़ित कर रही थी। साम्राज्य में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। एक बड़ा कपड़ा बाहर रखें। लोर्ड्स ने काल को एक संदेश में जोड़ दिया। काल ने जमीन के कपड़े के रूप में राय के सबसे पुराने कंबलों में से एक, आरोही रैंक रेशम के एक बड़े टुकड़े का इस्तेमाल किया। इसे तुरंत सूखे चावल और बीन्स के पहाड़ से ढक दिया गया, जिसे काल ने इशारा किया। ड्रैगन देवताओं से जीविका का उपहार। अपने परिवार के लिए पर्याप्त ले लो, उसने हताश भीड़ से कहा। कई लोग जीवन के वृक्ष और प्रकृति देवी की पूजा करने के लिए घुटनों के बल झुक गए। बदले में लोट्स ने अपनी शाखाओं को हिलाया, उन पर सुनहरी धूल की बौछार की, और भ्रमकारी पक्षियों को हवा में चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। शहर के द्वार से एक बुरी तरह से घायल और मरता हुआ ऑक लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसने अपने अंदरूनी अंगों को रोकने के लिए अपने चारों ओर एक पट्टी बांध रखी थी, और उसके हर अंग से खून बह रहा था। उसकी केवल एक आंख बची हुई थी। पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, लेकिन उन्होंने लड़खड़ाते हुए आदमी पर व्यंग्य किया, जो लोट्स तक पहुंचने के लिए जमीन पार करने की कोशिश कर रहा था। काल आगे बढ़ने वाला था, लेकिन लोट्स ने उसे रोक दिया। मत करो। अगर देवी चाहेंगी तो वह मेरे पास पहुंच जाएगा। अगर वह नहीं चाहेंगी तो वह रास्ते में ही मर जाएगा। ये नर्म दिल वाले पादरी के लिए आश्चर्यजनक रूप से क्रूर था, लेकिन सोल साइट के माध्यम से देखने पर ऑक की आत्मा काल की आभा जितनी ही काली थी। अगर वह अपनी शक्ति से ऐसा कर पाता तो यह उसके लिए मुक्ति का मौका हो सकता था। काल जानता था कि देवताओं की इच्छा पर सवाल न उठाना ही बेहतर है। बिना उत्तर वाले सवाल उसके सिर में दर्द पैदा कर देंगे। जैसे ही वह सुनहरी धूल के पास पहुंचा, ऑक मुस्कुराता हुआ गिर पड़ा, और नीले रंग के भ्रमकारी पक्षियों में से एक ने उसके शरीर में गोता लगाया, जिससे उसे अतिरिक्त उपचार मिला। ऑक कुछ और मिनटों तक जमीन पर लेटा रहा, उपचार को अवशोषित करता रहा, जबकि स्थानीय लोग उसके शरीर के चारों ओर घूमते रहे। फिर उसने अपनी सूची से एक छोटा सा थैला निकाला और उसमें चावल और बीन्स भरने के लिए रेंगता हुआ गया। लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वह शहर की ओर नहीं लौटा, वह बस झुग्गियों से उत्तर की ओर चला गया।
यही ऑकिश तरीका था। वह भोजन और उपचार स्वीकार करेगा, लेकिन वह शहर में वापस नहीं जाएगा और दान के लिए भीख नहीं मांगेगा, भले ही वे उसे वापस अंदर आने दें। वह अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए अपना रास्ता खोजेगा। जैसे जैसे ये खबर फैलती गई कि भोजन उपलब्ध है, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोड्स ने पहले ही एक बार सूखे भोजन के पहाड़ को ऊपर से काट दिया था और सैकड़ों लोग अभी भी उनकी ओर आ रहे थे। जादू खत्म होने से पहले हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। मैं इसे ताज़ा कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन के लिए यह पर्याप्त है। लोड्स ने काल को सूचित किया। हमारे दौरे में 10 मिनट बचे हैं। यदि आप प्रकृति देवता का आशीर्वाद चाहते हैं तो उससे पहले यहाँ आ जाएं। काल ने भीड़ के शोर पर चिल्लाया। इससे उन्हें पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और जो कोई भी पहले से ही भोजन और उपचार प्राप्त कर चुका था उसे भीड़ ने खींच लिया। आपकी यात्रा साम्राज्य में जारी है। शहर से कुछ और गंभीर रूप से बीमार लोग आए थे, और काल दौड़ते हुए सुन सकता था क्योंकि अंदर के लोगों को एहसास हुआ कि पेड़ केवल 1 घंटे के लिए ही खड़ा रहेगा। फिर भी 1 घंटे का निःशुल्क भोजन और रॉयल रैंक उपचार किसी और ने वर्षों में झुग्गियों के लिए किए गए काम से कहीं अधिक था। एक अफवाह थी कि ड्रैगन राष्ट्र ऐसा अधिक नियमित रूप से करते थे, लेकिन दानव देवता इतने परोपकारी नहीं थे। वे सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने में अधिक दृढ़ता से विश्वास करते थे। एक बार जब लोट्स वापस बदल गया तो काल ने कंबल के कोनों को उठाया और भोजन के बचे हुए हिस्से को एक लबादे पर डाल दिया, जिसे निवासियों में से एक ने लाया था। आज के लिए बस इतना ही है सभी। अगर भगवान चाहेंगे तो हम फिर से वापस आएंगे, काल ने उन्हें बताया। उनके लिए इतना ही काफ़ी था। झुग्गी झोपड़ियों के अधिकांश निवासियों की आज बीमारियां ठीक हो गईं। अब जब वे स्वस्थ थे और उनके पास कुछ दिनों का भोजन था, तो उनके पास अपनी किस्मत बदलने का एक नया मौका था। शायद उन्हें घाट पर मजदूरी करके कुछ टिप भी मिल जाए। वे शायद एक अच्छा चेहरा न दिखा पाएं, क्योंकि वे गेट फीस नहीं दे सकते थे और उन्हें दीवार के चारों ओर तैरना पड़ता था जहां ये समुद्र में फैली हुई थी। लेकिन एक बार जब वे घाट पर पहुंच जाते तो एक स्वस्थ शरीर उन्हें थोड़ी अधिक सराहना दिलाता। काल लोट्स को वापस गेट पर ले गया, जहां ऑक्स ने उन्हें एक चालाक पलक झपकाकर वापस अंदर आने के लिए इशारा किया। हीलिंग ट्री के लिए कोई भुगतान की आवश्यकता नहीं है। काल ने देखा कि जब वे पहले समूह या गिरोह के क्षेत्र से गुजरे तो सड़कें बहुत ज्यादा दोस्ताना लग रही थीं। वे खुद को जो भी कहते थे, लेकिन जब वह उनके और नदी के बीच राक्षसों के क्षेत्र में पहुंचा तो वहां दुश्मनी की भावना बढ़ गई। ये बात उन तक फैल गई थी कि लोट्स लोगों को ठीक करने और खिलाने के लिए ब्लैक शेड में गया था, लेकिन वह पूरी तरह से उनके पास से गुजर गया था जैसे कि वे अदृश्य थे। दीवार के करीब का समूह अपने गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए बाहर भेजने में सक्षम था, भले ही उन्हें वापस अंदर आने के लिए पैसे खर्च करने पड़े। लेकिन इस क्षेत्र में कई लोग अपनी जानी मानी निष्ठा के कारण उस क्षेत्र से नहीं गुजर सकते थे। काल ने अपने दाईं ओर एक साइड स्ट्रीट पर एक बाजार चौक देखा और लोट्स को मुख्य सड़क से दूर कर दिया। सड़क थोड़ी भटक गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाजार 5 अलग अलग गुटों के क्षेत्रों के बीच एक तटस्थ क्षेत्र था। संभवतः और भी, लेकिन काल केवल जेबों से लटके या अंगों के चारों ओर बंधे हुए बंधना के रंग से ही अनुमान लगा रहा था। जैसे ही वे पास आए, एक थक 2 इमारतों के बीच की छाया से आगे बढ़ा। यह बाहरी लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो झंडा फहराएं, उसने जोर दिया। काल ने कंधे उचकाए और बेस्टियल आर्मर को सक्रिय किया, जो उसके सामान्य सोने से सजे डाकलाइट होस्ट टैबत से बना था। दानव ने 2 कदम पीछे हटकर आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। क्षमा करें, मैंने गलत समझा। काल ने केवल सिर हिलाया और भ्रमित लोट्स को बाजार में ले गया। पेड़ को फिर से लगाओ और कुछ खाना बनाओ। ये तुम्हें शहर के सभी बरिस्ता और आइसक्रीम स्टैंड के बीच अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बना देगा। काल को सभी जादुई शब्द पता थे। लोट्स चौक के बीच में एक घास वाले क्षेत्र में चला गया, जहां एक मूर्ति खड़ी थी। वह नहीं जानती थी कि यह किसके लिए या किस चीज़ के लिए समर्पित था, लेकिन आसपास की कुछ इमारतों में मरम्मत सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिले। उसका जीवन का पेड़ फिर से बन गया और काल ने उसे चावल और बीन्स का पहाड़ बनाने के लिए कंबल बिछा दिया। ग्रीन ड्रैगन देवी की इच्छा से अगले 1 घंटे के लिए निःशुल्क उपचार और बुनियादी पोषण प्रदान किया जाएगा। अपने बीमार और घायलों को लेकर आओ, जीवन के वृक्ष की रोशनी में सभी का स्वागत है। काल चिल्लाया, उसके शब्द किसी अदृश्य जादू से प्रवर्धित होकर बाजार में गूंज उठे। हरे रंग की जगह के सबसे नज़दीकी विक्रेता मन ही मन जश्न मना रहे थे। रोशनी हरे रंग की जगह के चारों ओर पहले 3 स्टॉल तक फैली हुई थी, ताकि आगंतुक अपने सामान की खरीदारी कर सकें और फिर भी उपचार का लाभ उठा सकें। कई लोग ड्रैगन चर्च से भिक्षा के लिए खुले तौर पर संपर्क करने में बहुत गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि एक गरीब दानव में भी अभी भी उनका अभिमान था। लेकिन कई लोगों ने देखा कि ऑक्स, लिजर्डफोक और बीस्टिकिन को भोजन का एक माप लेने के लिए एक कटोरा या बर्तन के साथ विनम्रता से संपर्क करने में बहुत कम संकोच था। कई लोगों ने लोट्स के लिए छोटे छोटे उपहार भी छोड़े।
हाथ से बनी गुड़िया, बुने हुए मोजे, ऐसी चीज़ें जिनकी लागत बहुत कम है लेकिन बनाने में समय लगता है। लोट्स और प्रकृति देवता की नज़र में ये सभी एकदम सही थे। अगर वे ठीक ठाक या बेहतर स्थिति में हों तो उन्हें छुट्टी के दिन भी फिर से वितरित किया जा सकता है। आधे घंटे बाद लोगों का एक बड़ा जुलूस निकला। स्ट्रेचर, सफ़ेद कोट पहने राक्षसों और नर्सों के एक समूह द्वारा अनुरक्षित, पेड़ के चारों ओर पहुंचे। ये वे थे जिन्हें बुनियादी उपचार और दवा ठीक नहीं कर सकती थी। जादुई बीमारियां और शापित घाव जो निम्न स्तर के उपचार जादू के लिए प्रतिरोधी थे। एक के बाद एक पक्षी रोगियों के पास झुंड बनाकर आए। जहां पक्षी उतरे वहां से बीमारियां पीछे हट गईं, और जबकि कुछ को दूसरे पक्षी की जरूरत थी, वे सभी ठीक होने लगे थे। काल की मौन उपस्थिति ने स्थानीय लोगों को नियंत्रण में रखा, तब भी जब घास पर गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या ने दूसरों के लिए भोजन के ढेर तक पहुंचने या स्टालों के बाहरी छल्लों से गुजरने में मुश्किल पैदा कर दी जहां उपचार सक्रिय था। ये स्पष्ट नहीं था कि करीब होना बेहतर था या नहीं, लेकिन लंबे समय से बीमार और घायल लोग कोई जोखिम नहीं उठा रहे थे। केवल एक समूह था जो स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान था। प्लेग दानव पास नहीं आ सकते थे। लोट्स का उपचार प्रभाव उन पर लागू होने पर एक एपिक ग्रेड क्षति मंत्र था, और यहाँ तक कि सड़क पर पेड़ के बहुत करीब चलने से भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। साम्राज्य पर और अनुभव। जब घंटा पूरा हो गया तो काल ने पिछली बार की तरह ही किया और बचे हुए खाने को उस सबसे करीबी व्यक्ति के लबादे में डाल दिया जिसके पास लबादा था। फिर लोट्स के वापस रूपांतरित होने पर उसने भीड़ को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। आज के लिए बस इतना ही, देवी की इच्छा से हम फिर से वापस आएंगे, उसने भीड़ को सूचित किया। उपचार के पूरे 1 घंटे के बाद रेडवुड स्प्रॉल में लगभग सभी सबसे गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज हो चुका था, और यहाँ तक कि क्लिनिक के डॉक्टरों ने भी मरीजों को इलाज के लिए उनके पास लाना बंद कर दिया था। काल को एक साइड स्ट्रीट से नीचे नदी दिखाई दे रही थी, इसलिए वह लोट्स को उस दिशा में ले गया जब उसने जमीन से दान उठाया। वे नदी के किनारे पश्चिम की ओर कुछ दूरी तक निकटतम पुल तक चले गए, जो उन्हें सुविधाजनक रूप से उस बेकरी के सामने ले गया जहां वे कल रुके थे। आगे बढ़ो, तुमने यह अर्जित किया है। मैं तुम्हें कैफीन न लेने के लिए भी नहीं कहूंगा। लोट्स द्वारा उसे विनती भरी नज़र से देखने के बाद काल सहमत हो गया। वे नौकरानी कैफे में वापस लौटे और लोट्स को तुरंत कर्मचारियों ने घेर लिया। उसे आधा दर्जन कर्मचारियों के गले मिलने के बीच इधर उधर घुमाया गया, और काल ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह न हंसे क्योंकि उसे पूरी तरह से बुला दिया गया था। फिर से जब वह उसके सामने की सीट पर बैठा, तब भी हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि उसने नदी के उस पार सभी लोगों की कैसे मदद की है, जबकि काल लोट्स के सामने रखी गई माचा लट्टे पर चुस्की ले रहा था। तुम लोगों को ठीक करने के लिए अकेले ही स्प्रॉल में क्यों गए? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई तुम्हें अपने निजी उपचारक के रूप में अगवा करने की कोशिश करेगा? एक सवर ने पूछा। लोट्स हंसा और मेज के पार इशारा किया। शहर में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे काल के साथ वहां ले जा सकें, लेकिन हर कोई मेरे आने और ठीक होने से इतना खुश था कि उन्होंने परेशानी खड़ी करने की कोशिश भी नहीं की। कर्मचारियों ने आखिरकार देखा कि काल उसके ठीक सामने बैठा था। फिर जब उन्होंने उसके कवच को देखा तो वे चौंक गए। वाह, ये तो कुछ खास है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें चोरी होने का डर नहीं है। काल ने ठहाका लगाया। मुझे लगता है कि तुमने पहले भी ऐसा कुछ देखा होगा। सवर ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे वह पैटर्न नहीं पता, लेकिन गिल्ड वॉर चैंपियंस के सभी टैबर्ड्स का डिज़ाइन एक जैसा होता है। नियमित के लिए सिल्वर और एलीट के लिए गोल्ड। लेकिन आप एक सम्राट हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपने युद्ध में एक अधिपति को हराया है? वास्तव में एक से ज्यादा। लेकिन काल ने सिर्फ सवर को आंख मारी और चुप रहने का इशारा किया। इससे वह हंस पड़ी और बातचीत फिर से लोट्स के उपचार कौशल पर आ गई। जब सभी का ध्यान भंग हो रहा था, काल ने चुपचाप अपने नियमित दिन के कपड़े, पैंट और बटन वाली शर्ट पहन ली, लेकिन अपने और लोट्स दोनों पर अनंत बिजली सक्रिय रखी ताकि अगर कैफे के बाहर से कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश करे तो वह बच न सके। मुझे अपनी माँ से पहले एक संदेश मिला था। पिताजी का पैर आपके पेड़ के नीचे बैठने के 15 मिनट बाद ही वापस बढ़ गया। अब वह काम पर वापस जा सकेंगे और माँ को उनकी देखभाल के लिए घर पर नहीं रहना पड़ेगा, लड़कियों में से एक ने बताया। काल को वह याद आ गया, क्योंकि वह आदमी उसके जैसा ही दिखता था। वे दूसरे स्थान के चुने जाने के ठीक बाद पहुंचे थे, इसलिए वे आसपास ही रहते होंगे। काल ने मीठा पे पदार्थ पिया और देखा कि लोट्स ने बालों का रंग बदलने से पहले अपने बालों को कप से ढक लिया ताकि वे आइस्ड कॉफ़ी के हल्के शेड से मेल खा सकें, लेकिन हरे रंग की नोक के साथ। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मेरे पास भी बहुत समय से यही है। ये एक सुखद उपस्थिति मंत्र है जो सभी नेचर क्लेरिक एकोलाइट्स वरिष्ठ छात्रों से सीखने वाले शुरुआती मंत्रों में से एक है। ज़्यादातर इसका उपयोग हमारे मेकअप के लिए किया जाता है, क्योंकि बहनें एकोलाइट्स को ऐसी विलासिता नहीं करने देती हैं। उसने केक का एक मुंह भरकर समझाया। काल ने कैरा और रेमी के लिए जानवरों के स्थानों में कुछ स्लाइसें डालीं, फिर समझ में सिर हिलाया।
मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके बालों का रंग क्यों बदलता रहता है, लेकिन अगर यह नेचर क्लेरिक्स के लिए एक सामान्य मंत्र है तो ये समझ में आता है। लोर्ड्स हंसा। ओह, ये सब पुजारियों का है और अधिकांश पुजारियों का भी। टेसा को भी ये पता है, लेकिन वह अब इसका इस्तेमाल कभी नहीं करती। एक बार जब उसने युद्ध देवी को चुना तो उसने कहा कि उसे अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वह हर दिन बिना मेकअप के एक ही उबाऊ भूरे रंग की चोटी बनाती है। काल ने टेसा के असली मेकअप के बारे में सोचकर मुस्कुराया। ये पूरी तरह से उसके चरित्र से अलग होगा। यहाँ तक कि लोर्ड्स का भी मेकअप शायद ही कभी दिखाई देता हो, वह बस अपने बालों का रंग बेतरतीब ढंग से बदलती है। काल ने सुझाव दिया कि क्यों न मंत्र को अपने मूड से जोड़ने की कोशिश की जाए। आपके बालों का रंग ऐसा हो सकता है जो आपके दिन के हिसाब से बिल्कुल सही हो। लोर्ड्स ने अपना सिर जोर से हिलाया। यह आजमाया जा चुका है। हमारे बाल जंगल के हरे और बबलगम गुलाबी रंग के बीच आगे पीछे होते रहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। भावनात्मक संबंध बिल्कुल भी काम नहीं करता। नहीं, ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये बस उनके द्वारा पहने जाने वाले किसी भी परिधान से मेल नहीं खाता। जब लोर्ड्स को बहुत थकान हो गई और वह और कुछ नहीं खा सका, तो वे उठकर चले गए और उन्हें सर्वरों ने दरवाजे तक पहुंचाया, जो इस बात पर अड़े थे कि इतने सारे लोगों की मदद करने के बाद उन्हें आज पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें स्टाफ के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। इसलिए वे बहुत अच्छे मूड में थे और सराय में वापस आ गए, जहां बाकी सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जिसमें लोर्ड्स द्वारा ठीक किए गए कई लोग भी शामिल थे, जैसा कि उन्हें उस समय पता चला जब शराबखाने में भीड़ ने उसका उत्साहवर्धन करना शुरू किया। शोरगुल सुनकर समूह के बाकी लोग नीचे आ गए और रसोई के सबसे नज़दीक पीछे कोने में एक टेबल ले ली, जहां वे एक ही समय में सभी से बात कर सकते थे। आप जानते हैं, आप इस तरह के कौशल से पूरी तरह से अमीर बन सकते हैं। नाविकों में से एक ने इशारा किया। लोर्ड्स ने अपना सिर हिलाया। मैं एक पुजारी हूँ, याद है। हम गरीबी की शपथ लेते हैं। साथ ही काल पूरी तरह से अमीर है और वह मेरी सुरक्षा है, इसलिए अंत में सब ठीक हो जाता है। नाविक हंसा। ठीक ठाक अमीर, लेकिन स्टोन चैपल जिले में रॉयल इन में से किसी में नहीं बल्कि लाफिंग ड्रैगन में रह रहे हो। लोर्ड्स ने अपने चेहरे को एक अत्यधिक नाटकीय घृणित भाव में सिकोड़ लिया। उफ, दिखावटी रईस और चांदनी के नीचे पवित्र हाथ पकड़ने के बारे में वीणा की धुनें। पूरा कमरा हंसी से फूट पड़ा। नाविकों से भरे बार में पवित्र हाथ पकड़ने के बारे में निश्चित रूप से कोई गीत नहीं था, ये तो पक्का था। अगली सुबह जब वे नाश्ते के लिए नीचे आए तो शहर में अस्वाभाविक रूप से सन्नाटा और खालीपन महसूस हुआ। तनाव, मानो वह किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हो जिसका संकेत काल को नहीं मिला हो। कल रात क्या हुआ? शहर अलग लग रहा है, काल ने पूछा जब एक अपरिचित बारमेड उनके लिए नाश्ता लेकर आई, जिसमें अंडे, आलू और प्याज के साथ पनीर छिड़का हुआ था। बेड़ा 3 घंटे पहले तैनात किया गया था। वे आने वाले बेड़े के खिलाफ समुद्री युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। गवर्नर ने फैसला किया कि लॉर्ड के साथ डॉग पर हमला करना बहुत जोखिम भरा था, उसने समझाया। काल ने शराबखाने की खुरदरी लकड़ी की दीवारों को देखा, जो दशकों के उपयोग के बाद नियमित संपर्क में आने वाली हर जगह घिसी हुई थीं। निश्चित रूप से वे उस स्तर के किसी व्यक्ति को जहाज से शहर में नहीं भेजते। काल ने पूछा। बारमेड ने कंधे उचका दिए। बेथ और बॉस दोनों ने सुबह की छुट्टी ले ली है और यहाँ तक कि और जेरेड भी तैयार है और डॉग पर इंतजार कर रहा है, इसलिए इस बार कुछ गंभीर हो सकता है। मुझे पता है कि आप यात्री हैं, लेकिन अगर बेड़ा उतरता है तो क्या आप लड़ाई के लिए रुकेंगे या आप शहर से बाहर जा रहे हैं? मैं उस क्रोधी बूढ़े कमीने की भाभी हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको आपके कमरे से बाहर निकाल सकती हूँ। काल ने अपना सिर हिलाया। हम मूल रूप से आज कालकोठरी की एक छोटी यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन हम शहर के बीच में लड़ाई की तलाश में बाहर नहीं जाना चाहते, इसलिए हमें शायद रुक जाना चाहिए। शायद हम डॉक पर जेरेड से मिलने जाएं। अगर और कुछ नहीं तो मैं उसकी अंधी तरफ खड़ी हो सकती हूँ ताकि कोई भी उस पर हमला न कर सके। बदली हुई बारमेड काल पर हंस पड़ी और अपना सिर हिलाया। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा, वह लड़ाई में खुद को संभाल सकता है, लेकिन मिलिशिया बोनस उसके बकाया बिल को कवर करेगा, इसलिए अगर आप उसे जिंदा रख सकें तो मैं शिकायत नहीं करूँगा। टेसा ने उस महिला की तरफ मुस्कुराया, जिसका न केवल नियमित कर्मचारियों से बल्कि नाविक और जेरेड से भी कुछ व्यक्तिगत लगाव था। ठीक है, तो ये तय है। नाश्ते के बाद हम डॉक के पास इंतज़ार करेंगे और खाना बनाएंगे। इंतज़ार करते समय सभी का उत्साह बनाए रखें, काल ने फैसला किया। बारमेड मुस्कुराए। मुख्य सड़क से 3 दरवाजे नीचे डॉक की तरफ एक कसाईखाना है। उन्हें बताएं कि लाफिंग ड्रैगन ने आपको उनके पास भेजा है और वे आपको खाना बनाने के लिए मांस पर उचित छूट दिलवाएंगे। पार्टियां पारंपरिक रूप से लड़ाई के बाद आती हैं, लेकिन इस बार हमें काफ़ी चेतावनी मिल चुकी है और हो सकता है कि वे किसी भी तरह किनारे पर न पहुंच पाएं। काल कसाई के पास रुका, जो सुबह सबसे पहले दुकान बंद करने वाला था, ताकि अगर हमला शहर में हो जाए तो उसे बचाया जा सके।
वे गेट से डॉक तक मुख्य सड़क पर थे और आक्रमणकारी सेना के लिए इसे लेना और पकड़ना प्राथमिकता होगी ताकि वे गेट को अवरुद्ध कर सकें और सुदृढ़ीकरण को रोक सकें। कसाई, क्या हम आपके बंद होने से पहले 100 किलो मांस ले सकते हैं? मैं आक्रमण बेड़े की प्रतीक्षा करते समय डॉक पर खाना बनाना चाहता हूँ। मिलिशिया के लिए मनोबल बढ़ाने वाला। काल ने उसे दुकान बंद करने से रोकते हुए पुकारा। यह कोई बुरी योजना नहीं है। मैं बारबेक्यू वैगन लाऊंगा। यह विशेष आयोजनों के लिए बनाया गया है। कसाई सहमत हो गया, उसके चमड़े के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। जब राक्षस ने इसे सड़क पर खींचा तो काल ने वैगन को पकड़ लिया, फिर थोर एक उम्मीद भरी नज़र के साथ सेरो रूप में बाहर आया। तुम सही हो, अगर वैगन खींचे जाने हैं तो तुम्हें निश्चित रूप से पहले मौका मिलता है। काल ने बड़े आकार के जानवर को लीड से जोड़ने से पहले सहमति जताई। ये काफ़ी कौशल है, ऐसा लगता है कि वह डॉग चार्ज में भी एक क्रूर होगा। कसाई ने मजाक किया। टेसा मुस्कुराए और थोर की पीठ पर चढ़ गई। हम दोनों के बीच, मुझे संदेह है कि अगर हम चार्ज करते हैं तो कोई भी दुश्मन डॉग पर रह सकता है। थोर की पहल ने दूसरों के लिए प्रेरणा का काम किया और वे सभी जानवर के रूप में अपने स्थानों से बाहर आ गए। हालांकि राय अदृश्य और अमूर्त होने के लिए एक नाइट हंटर का उपयोग कर रही थी। अगर वे डॉक पर मौजूद लोगों को अपनी उपस्थिति के लिए पहले से ही अभ्यस्त कर देते तो अगर लड़ाई वास्तव में ज़मीन तक पहुंचती तो कोई गलतफहमी नहीं होती। साम्राज्य पर अपना अगला रोमांच खोजें। जब वे पहुंचे तो जानवरों को कुछ अजीब नज़रों से देखा गया, लेकिन उनमें से कुछ का संबंध बारबेक्यू वैगन से था जिसे थोर ने पोर्ट अथॉरिटी बिल्डिंग के पास कार्गो स्टेजिंग क्षेत्र में स्थापित किया था। गाड़ी 10 मीटर लंबी थी और उसके दोनों तरफ एक बड़ा काला बारबेक्यू ड्रम था जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। काल ने गड्ढों में हाथ डाला और आखिरी रोस्ट के लिए जलाए गए कोयले की राख में एक अग्निरून लिखा। वैगन के निचले हिस्से में और भी बहुत कुछ था, लेकिन जादू ने ड्रमों को तुरंत तापमान पर ला दिया। तापमान सेट करने के लिए बस मंत्र शक्ति को समायोजित करें। ये तब तक चलना चाहिए जब तक आप गाड़ी को हिलाते या राख के साथ खिलवाड़ नहीं करते, काल ने समझाया। कसाई ने मुस्कुराया और तापमान को समायोजित किया, फिर रैक को मांस से भरना शुरू कर दिया। कोई आश्वस्त है? दोनों कूल्हों पर कटलास के साथ एक बूढ़ा सैनिक हंसा। विजय रोस्ट के लिए तैयारी पहले से ही करनी होगी, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या यहाँ किसी तरह का क्रम है? मेरे पास आकाश में एक घोस्टफायर थंडरबर्ड है और मैं चाहता हूं कि हर कोई जान जाए कि वह दोस्ताना है, काल ने उत्तर दिया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डॉक मास्टर समझे, वह इस खंड की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। स्थानीय लोगों के बारे में चिंता न करें, वे समझ जाएंगे कि आपके दोस्त नाव से जल्दी नहीं उतरे। कुछ स्थानीय लोग, जो आकस्मिक कपड़ों पर आंशिक कवच पहने हुए थे, इस कथन पर हंसे। भीड़ में एक विशाल सेरो को देखना मुश्किल था, लेकिन हमलावरों में नागारानी होने की संभावना नहीं थी और वे सभी शायद वर्दी में होंगे। सुबह की हवा ने डॉक के पार स्टेजिंग क्षेत्र से भूनने वाले मांस की गंध उड़ा दी और डॉक पर मिलिशिया से तनाव कम होने लगा। अगर कोई पहले से ही जीत की तैयारी कर रहा था तो उसे कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो दूसरों को नहीं पता था, या तो आम तर्क था। हॉक, आप तट से दूर क्या देखते हैं? काल ने पूछा जब रोस्टिंग को देर से दोपहर के भोजन के लिए ट्यून किया गया था। ये पूरे दिन के रोस्ट जितना कोमल नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक जहाज वापस आ सकते हैं तब तक यह अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा कसाई सॉसेज भी लाया था और बेकर्स में से एक ने कहा कि उसके पास बहुत सारे बंस हैं। अगर समय गलत होता तो उन्हें जल्दी से पकाया जा सकता था। दोनों बेड़े लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों की संख्या 3 से 1 है, लेकिन वे अधिक शक्तिशाली हैं और दुष्ट आक्रमणकारी उनकी बाधाओं को नहीं तोड़ सकते। दुष्ट आक्रमणकारी? काल ने पूछा। वे पानी की तोपों का उपयोग करते हैं, हॉक ने उत्तर दिया, जैसे कि इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। ये समझ में आया। यह एक नौसैनिक बेड़ा था, बेशक ये समुद्र में पानी के जादू का उपयोग करेगा, जहां पानी का तत्व सबसे मजबूत था। हॉक ने युद्ध पर नजर रखते हुए दूर ऊपर चक्कर लगाना जारी रखा, जहां दोनों पक्ष तकनीकी हथियारों के बजाय व्यापक जादुई हमलों से भिड़ गए। ओवरलॉर्ड रैंक बाधाओं के साथ तकनीकी हथियार किसी भी तरह से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। पहला जहाज नीचे है, उनमें से एक, हॉक ने अपडेट किया। वे अभी भी क्षितिज से इतने दूर थे कि हॉक, जो उनसे हजारों मीटर ऊपर था, भी नज़र से ओझल था। लड़ाई उन्हें सीधे दक्षिण की ओर ले जा रही थी, तट के समानांतर, इसलिए बेड़ा अब पास नहीं आ रहा था क्योंकि प्रतीक्षारत मिलिशिया की नज़र से दूर एक भयंकर नौसैनिक युद्ध हुआ था। काल ने हॉक की प्रेरणा को महसूस किया क्योंकि उसने हस्तक्षेप करने और घोस्टफायर के उल्काओं के साथ हमलावर जहाज़ों पर बमबारी करने का फैसला किया। एक अधिपति रैंक कौशल के रूप में आग की लपटों ने जहाज़ों पर पहले से ही तनावपूर्ण ढालों को तबाह कर दिया, जबकि वे द्रोध रक्षा बेड़े के साथ एक क्रूर लड़ाई में लगे हुए थे। जैसे जैसे भगदड़ के ढेर बनते गए, लड़ाई तेजी से हॉक के पक्ष में झुकती गई। राक्षसों की लपटों ने आक्रमणकारियों को एक रक्षात्मक स्थिति में मजबूर कर दिया जब तक कि उनका बेड़ा मुड़ नहीं गया और उत्तर की ओर भागना शुरू नहीं हुआ।
उन्होंने केवल एक जहाज खो दिया था, लेकिन अन्य खराब स्थिति में थे। उनके पास बचा हुआ एकमात्र वास्तविक लाभ मजबूत हवा और पानी का जादू था, जिसने उन्हें द्रोध बेड़े को धीमा करते हुए भागने दिया। लेकिन जब वे कुछ दर्जन किलोमीटर दूर थे तो वे रुक गए और फिर से इकट्ठा होने लगे। अपने तेज जहाज़ों के साथ उन्हें द्रोध रक्षात्मक बेड़े से सुरक्षा का एक स्तर मिला। इससे उन्हें बार बार संलग्न होने और भागने में मदद मिली, इस उम्मीद के साथ कि वे रक्षकों के कुछ जहाज़ों को डुबो देंगे, जिससे उनकी लड़ाकू क्षमता पर आनुपातिक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्षितिज पर और भी जहाज हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक से जहाज उन्हें देख सकते हैं, वे ज़मीन के करीब हैं। हॉक ने अपडेट किया। पाल और झंडे कैसे दिखते हैं? काल ने पूछा। सफ़ेद पाल, झंडा काले रंग का है जिसमें 3 लाल बिंदुओं के साथ एक तिरछी सफ़ेद पट्टी है। काल ने डॉक मास्टर को संदेश दिया, जो पास में खड़ा था, अपडेट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हॉक उनके सक्रिय उड़ान स्काउट से सबसे दूर था। कई राक्षस उड़ सकते थे, लेकिन हॉक की तरह तेज नहीं, इसलिए वे हमले की स्थिति में किनारे के करीब रहे। दानव अपने कार्यालय के बाहर सीढ़ियों के एक सेट पर भाग गया, फिर स्टैकिटो पैटर्न में एक घंटी बजाई, जो कोई भी समझ गया उसके लिए एक संदेश भेज रहा था। यह शहर के अधिकांश हिस्सों में गूंजता था और यह बात तेजी से फैलती थी, लेकिन काल को अभी तक यकीन नहीं था कि समस्या क्या थी। ये सुदृढ़ीकरण हो सकता है, एक विदेशी दूत जो स्थिति से खतरे में हो सकता है, या यहाँ तक कि दुश्मन सुदृढ़ीकरण भी हो सकता है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। ये बॉम्बगॉन झंडा है, मरे हुए बेड़े। मुझे नहीं पता कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन वे समुद्री डाकू हैं, किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, और वे दक्षिण पूर्व द्वीप और उत्तर पूर्व के बीच जलडमरू मध्य में एक संकट हैं। काल ने समझ में सिर हिलाया। वे नए जहाज तेज हैं, जहाज़ों के लिए बहुत तेज। हॉक ने अपडेट किया। कुछ ही मिनटों बाद जहाज क्षितिज पर आ गए और काल समझ गया कि हॉक किस बारे में बात कर रहा था। जहाज अलौकिक लग रहे थे, बिना किसी प्रतिरोध के पानी में उस गति से सरक रहे थे जिस गति से एक चिकनी सड़क पर एक बस नीचे की ओर उतर सकती थी। और रहने वाले वास्तव में मरे हुए थे। काल जहाज़ों पर क्षतिग्रस्त आत्माओं को देख सकता था। मुख्य जहाज के डेक पर एक बहुत शक्तिशाली प्राणी था, संभवतः किसी प्रकार का मिथिक रैंक अनडेड, लेकिन उसके बगल में एक अधिपति या टोटेम रैंक वाला अनडेड था जो एक मानव जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, अगर आपके पास आत्मा दृष्टि नहीं थी। जहाज़ों में भरी हुई मरे हुए ऊर्जा के द्रव्यमान ने इस दूरी से सटीक शक्ति स्तरों को बताना मुश्किल बना दिया। डॉक मास्टर अपने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर वापस भागा और आने वाले बेड़े का बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए एक साइड ग्लास निकाला। गार्ड, लॉर्ड को बुलाओ। लॉर्ड बॉम्बगॉन बेड़े के साथ यहाँ है। उसे बताओ कि वह कैप्टन कोमोलोस द लिच लॉर्ड के साथ सवारी कर रहा है। कैसल गार्ड की पोशाक में 3 शूरवीरों की एक टीम भाग गई और दानव ने अपना सिर हिलाया। ये गड़बड़ होने की गारंटी है। वाइट्स आसानी से नहीं मरते हैं, और भले ही हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें, वे अपने घर के किले में फिर से पैदा हो जाएंगे। आप यहाँ नए हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए एक प्रक्रिया है। वे जहाज़ों से जुड़े हुए हैं, वे उनके बिना अपने घर से इतनी दूर नहीं जा सकते। टीमें जहाज़ों को नष्ट करने का लक्ष्य रखेंगी, जबकि हम उन्हें किनारे पर रखेंगे। अगर वे टूट जाते हैं तो वे शहर को लूट लेंगे, और जब वे फिर से पैदा होंगे तो यह उनके साथ वापस चला जाएगा। खूनी दुष्ट कमीने। काल ने आने वाले मरे हुए लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और देखा कि डेक पर रैंक और फाइल रॉयल रैंक के सभी सेनानियों के पास सिस्टम इंटरफेस में उनके नामों पर एक ही तख्ती थी। वाइट्स रॉयल रैंक, बॉम्बगॉन फ्लीट के गुलाम। काल को यकीन नहीं था कि वाइट की शक्तियां क्या थीं, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वे मरे हुए नहीं थे और उन्हें मारना मुश्किल था, उन्हें ज्यादातर मुठभेड़ों में एक बड़ा फायदा देता था। जैसे किसी शहर पर छापा मारना। लेकिन बेड़ा छोटा नहीं था। ड्रोद शहर में 20 डॉक्सपर्स थे, जो लगभग 80 जहाज़ों को उतारने के लिए समायोजित करने में सक्षम थे। लेकिन मरे हुए बेड़े ने उनमें से लगभग सभी को ले लिया। इसकी तुलना में अपतटीय हमला करने वाला बेड़ा एक मजाक था। न केवल ये जहाज़ के हिसाब से कमज़ोर था, बल्कि यह काफ़ी छोटा भी था। डॉक मास्टर अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ अपने बसेरे से नीचे आया। यात्री, अभी भी अपने रहने के फैसले पर पछतावा कर रहे हो? उसने काल से पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया और ओफेलिया ने दानव को एक दांतेदार वेबियर मुस्कान दी। बस तब तक इंतजार करो जब तक लड़ाई शुरू ना हो जाए। मरे हुए लोगों को दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए उन्हें मारने का कोई बहुत हिंसक तरीका नहीं है। पास के मिलिशिया के लोग हंसे। ये निश्चित रूप से इसे देखने का एक तरीका था। बॉम्बगॉन का बेड़ा तब मुड़ा जब वे शहर से 5 किलोमीटर दूर थे और एक चौड़ी लाइन में फैल गए, 2 पंक्तियां गहरी। वे डॉक पर लाइन में खड़े हैं। काल ने नोट किया। उसके बगल में मौजूद दानव, जिसके बारे में काल को लगभग यकीन था कि वह बेसबॉल बैट वाली वेश्या है, ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे ऐसा करते हैं क्योंकि वे मरे हुए हैं, वे बस डॉक पर हमला कर सकते हैं। वाटर मैजिक उन्हें धीमा नहीं करेगा और वे हवा पर निर्भर नहीं हैं।
उसने अपनी हास्यास्पद ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और उन्हें डॉक मास्टर के गोदाम के बरामदे पर सावधानी से रख दिया। फिर उसने सख्त चमड़े के कवच का एक पैचवर्क सेट और हेडबैंड में एक बड़े बैंगनी पंख के साथ एक चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी। रैमी ने उसकी ओर देखा। यह एक बहुत अच्छी टोपी है। दानव ने उसे देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद, मुझे इस टोपी पर बहुत गर्व है। मुझे नहीं पता कि मुझे भागने के बजाय मिलिशिया के लिए स्वयंसेवक बनने की क्या सूझी, लेकिन अगर एक अच्छी टोपी के लिए कोई सही समय है तो वह यही है। राय ने इस अजीबोगरीब दानव से बहुत अच्छी जानकारी हासिल की। वह सही थी, आज टोपी के लिए एक बढ़िया दिन था। दुर्भाग्य से उसने कस्टम टोपी नहीं बनाई थी। उसे अगली बार के लिए इसे ठीक करना होगा। तभी काल को एहसास हुआ कि शायद उन्हें कोई समस्या हो सकती है। क्या भीड़ में कोई प्लेग दानव है? मेरी टीम बहुत सारे क्षेत्र प्रभावों का उपयोग करती है जो पवित्र या उपचार आधारित हैं। मरे हुओं के लिए घातक, लेकिन प्लेग दानवों के लिए भी। काल ने दानव से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। वे नदी के पार नहीं आएंगे, इसलिए वे सभी उत्तरी घाट पर हैं। आप अपने क्षेत्र के प्रभावों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। हम में से किसी को भी उनसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं यदि आप एक पवित्रीकरण मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ये केवल उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। जब वे घाट के पास पहुंचे तो जहाज बिल्कुल भी धीमे नहीं हो रहे थे और काल को एहसास हुआ कि यह रणनीति का हिस्सा था। सामने की पंक्ति जमीन पर दौड़ने और गति का उपयोग करके वाइट्स की एक सेना को रक्षकों पर फेंकने की योजना बना रही थी। अन्य रक्षकों को भी यह एहसास हो गया था और वे शवों की पहली लहर को घायल करने के लिए एक पाइपलाइन उठाते हुए पीछे हट रहे थे। जब टेसा ने पूरे मिलिशिया पर एक पवित्र हथियार जादू डाला तो पाइक सुनहरी ऊर्जा से चमक उठे। ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन ये लड़ाई की शुरुआत में एक अंतर पैदा करेगा जब संभावनाएं सबसे खराब थीं। जहाज़ों की दूसरी कतार अचानक धीमी हो गई क्योंकि पहला जहाज़ किनारे से टकराया और तैयार ब्लेड के साथ फुर्तीले मरे हुए लोगों को हवा में उछाल दिया। डेना ने मरे हुए लोगों से लड़ने के लिए हवा में कदम बढ़ाया, जबकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उड़ते रहे, जिससे वह उन्हें ऊपर से काट कर अलग कर सकती थी, जबकि वे ज्यादातर असहाय थे। काल ने बाईं ओर देखा और टेसा को लाल रोशनी से चमकते हुए देखा जब वह थोर पर बैठी थी, जो इस संघर्ष पर युद्ध के देवता का ध्यान आकर्षित कर रही थी। अगर ऐसा था तो यह एक गंभीर लड़ाई होनी चाहिए और उसे पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। काल ने चैंपियंस की तलवार निकाली, फिर जल्दी से किनारे पर आधा दर्जन घोस्टफायर हेलस्टॉर्म भंवर बनाए क्योंकि वाइट्स उड़ रहे थे। फिर जब वे उन्हें आंशिक रूप से नष्ट करने में कामयाब हो गए तो उन्होंने 6 और डाले और किनारे के अपने हिस्से में सभी 3 डॉक को कवर करने के लिए 6 और डाले। सैकड़ों अन्य मंत्र रक्षकों से उड़े, जबकि वाइट्स ने बदले में जादुई शक्ति के काले गोले और चाप फेंके। लेकिन भंवरों ने वांछित परिणाम दिया और मरे हुए पाइपलाइन पर नहीं उड़े, बल्कि उस पर या उसके और भंवरों के बीच उतरे। जब जहाज समुद्र तट से टकराए तो उनका पूरा डेक मरे हुए लोगों से ढका हुआ था और अब जहाज़ों के निचले स्तरों से और अधिक लोग बाहर निकल रहे थे, साथ ही जहाज़ों की दूसरी श्रेणी के रहने वाले भी। एक के बाद एक बड़े भंवर जहाज़ों पर अधिक शक्तिशाली मरे हुए लोगों द्वारा नष्ट कर दिए गए, लेकिन छोटे तब तक रुके रहे जब तक कि वे भी मरे हुए गिरोह के कौशल से नष्ट नहीं हो गए। लेकिन भारी क्षति हो चुकी थी और एपिक गार्ड व्यावहारिक रूप से शक्ति से चमक रहा था, या अधिक सही ढंग से हैंडक्लॉ जो इसके साथ सुसज्जित था, वह तत्काल आसपास के दर्जनों बलिदान किए गए मरे हुए लोगों से ली गई आत्मा शक्ति से चमक रहा था। काल ने भंवरों की बार बार लहरें पैदा की, जिससे दुश्मन के नेताओं को उन्हें दोहराने से पहले उनसे छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने भंवर के चूषण के साथ मरे हुए लोगों को असंतुलित भी कर दिया और भालों की अगली पंक्ति ने आगे बढ़कर मरे हुए लोगों को घूमती हुई लपटों की दीवार में वापस धकेल दिया। लेकिन वाइट्स को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने भालों को काटा और टुकड़े टुकड़े कर दिया जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए। लड़ाई जल्दी ही हाथापाई की लड़ाई में बदल रही थी और काल दर्जनों गोलेम को देख सकता था, जिसमें राय और दाना भी शामिल थे, जिन्हें लड़ाई में शामिल होने का आदेश दिया गया था। इस हमले का समय बेदाग था। भले ही सेना अभी युद्ध जीत ले, फिर भी वे 1 घंटे से अधिक समय तक बंदरगाह पर वापस नहीं आ पाएंगे, जिससे मरे हुए बेड़े को पीछे रह गए रक्षकों से लड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। पूरे युद्ध के मैदान में जादू की चिंगारी और टकराव हुआ। राक्षसी जादू करने वाले और मरे हुए श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस बिंदु पर कुछ मंत्र पूरी तरह से बन रहे थे। केवल सबसे मजबूत सम्राटों और अधिपतियों द्वारा किए गए मंत्र ही शत्रुतापूर्ण मंत्र प्रभाव के संपर्क में आने से पहले अपना रास्ता बना सकते थे। ये भी मरे हुए बेड़े की युद्ध रणनीति का हिस्सा था। यदि लक्ष्य शारीरिक रूप से शक्तिशाली दानवों और राक्षसों का समूह नहीं था, बल्कि मनुष्य या कोई अन्य प्रजाति थी, तो वे दूर से हमला करने की क्षमता के बिना काफी हद तक रक्षाहीन होंगे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। मृतक अपने खंड के दक्षिणी गोदी में उसके दाईं ओर एक दरार को धकेलना शुरू कर रहे थे।
इसलिए काल अपने हाथों में ब्लेड ऑफ चैंपियंस के साथ शरीर के बढ़ते हुए द्रव्यमान में धकेलने के लिए आगे बढ़ा और उसका डार्कलाइट होस्ट टैबर्ड किनारों के चारों ओर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। टेसा और थोर उसके ठीक पीछे थे, साथ ही एपिक गार्ड भी था, जबकि राय शिकार करने के लिए नदी के किनारे उत्तरी किनारे पर गया था और अन्य लोग दाना के साथ बारबेक्यू पिट के पास स्थिति बनाए हुए थे जो दूर से जादू के साथ उड़ते हुए दानवों के बीच थे। काल का ब्लेड आग की तरह चमक रहा था क्योंकि यह मरे हुए लोगों के कवच और शरीर को साफ साफ काट रहा था और फिर आत्माओं को हैंडक्लॉ द्वारा पकड़ लिया गया और जबरन उनकी शाश्वत जेलों से बाहर निकाला गया। पीछे की नावों में से एक से क्रोध की एक बड़ी गर्जना सुनाई दी और महल से एक राक्षसी गर्जना सुनाई दी क्योंकि शहर के गवर्नर ने द्रोध के भगवान के साथ मिलकर कार्रवाई की। उम्मीद है वे सभी उड़ सकते थे क्योंकि दो समूहों के नेताओं के बीच लड़ाई में शहर का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। जैसे ही काल ने मरे हुओं के बीच से अपना रास्ता बनाया, उसके सामने की भीड़ अलग हो गई और काले बख्तरबंद मरे हुए शूरवीरों का एक समूह लड़ाई में शामिल हो गया। असली शूरवीरों के खिलाफ लड़ने पर थोर की खुशी, भले ही वे मरे हुए शूरवीर थे, संक्रामक थी और काल ने खुद को अपने हेलमेट के छज्जे के पीछे मुस्कुराते हुए पाया। वे सभी मजबूत सम्राट थे, दस्ते के नेता को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से एक अधिपति था। काल ने नेता पर अपनी तलवार तान दी और द्वंद्व युद्ध का संकेत देने और उन्हें लड़ने के लिए कुछ जगह देने की उम्मीद के साथ उसे सलामी दी। यह इशारा उल्लेखनीय रूप से कारगर रहा और वाइट्स ने भागकर अपने द्वंद्व युद्ध के लिए 20 मीटर का घेरा बना लिया। एपिक गार्ड थोर की सहायता करने गया, जिसे वाइट्स ने रोक दिया था। टेसा उसकी पीठ पर थी और उसने प्राणियों पर भाला फेंका, थोर की तरफ की रक्षा के लिए अपनी नई ढाल का इस्तेमाल किया। मरे हुए शूरवीरों का दल काल और उनके नेता के इर्द गिर्द आ गया और युद्ध की अराजकता में शांति के तालाब की तरह अप्राकृतिक शांति के साथ परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। शूरवीर ने एक ब्रॉडस्वॉर्ड का भी इस्तेमाल किया और जब काल अपने हमले की गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा तो शूरवीर ने उसे रोकने में कामयाबी हासिल की और उसके हमले को दूर भगा दिया। काल ने घुटने से वार किया और शूरवीर दाईं ओर घूम गया, फिर काल की गर्दन पर अपना हमला शुरू कर दिया। जब दो ब्लेड फिर से मिले तो लपटें अपवित्र प्रकाश से मिलीं और घेरा इस तरह से बदल गया कि वे बीच में ही रह गए। यह एक सामरिक निर्णय प्रतीत हुआ क्योंकि काल ने देखा कि उनके बुनियादी हमलों के बाद घेराबंदी से आधा मीटर की दूरी पर रुकना था। वे शॉकवेव उन दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर वे रॉयल रैंक वाइट से टकराते तो हताहत होते। दोनों ब्लेडों ने कमजोरियों की तलाश करते हुए हमलों की झड़ी लगा दी और युद्ध के मैदान में तेज आग की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी क्योंकि दोनों चैंपियन एक दूसरे का परीक्षण कर रहे थे। काल ने अनडेड नाइट की रक्षा की चाल को देखा। ऐसा नहीं था कि वह काल के साथ रह सकता था, उसके पास एक ऐसा कौशल था जिससे वह एक निश्चित स्तर की सफलता के साथ स्वचालित रूप से पैरी कर सकता था। कुछ हमलों ने इसे पार कर लिया और अगर काल ने एक द्वितीयक हमला किया तो ये लगभग हमेशा जमीन पर उतरा, लेकिन नाइट के जवाबी हमले उसके पैरी की तुलना में लगभग उतने तेज नहीं थे। इसलिए जब वे फिर से भिड़े तो काल ने अपनी मुट्ठी को नुलिफाई और घोस्ट फायर बॉडी से ढक लिया और जैसे ही नाइट का ब्लेड रास्ते से हटा उसने बस उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे उसका मुखौटा ढह गया और मरे हुए लोग निर्जीव कवच के ढेर के रूप में जमीन पर गिर गए। फिर दूसरे लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन काल जानता था कि अब उनसे कैसे निपटना है। द्वंद्व समाप्त होने के बाद थोर और टेसा काल की तरफ वापस चले गए, जिससे एपिक गार्ड दूसरे फ्लैंक की रक्षा कर सके। काल ने देखा कि उनके पास एक सिस्टम था और टेसा थोर की पीठ पर नजर रख रही थी, उसे बता रही थी कि कब स्वाइप करना है, कब स्मैश करना है और कब दुश्मनों को दूर रखने के लिए अपनी पूंछ से ग्रेविटी स्लैम का इस्तेमाल करना है। इससे थोर अपने आगे के पैरों और सींगों से हिंसक रूप से लड़ पाया, जबकि टेसा के लंबे भाले ने उसके कमजोर क्षेत्रों की रक्षा की। काल ने 2 मोनाक रैंक वाले शूरवीरों को गिरा दिया और देखा कि मरे हुए लोग अग्रिम पंक्ति से दूर जा रहे थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से नए अध्यायों का आनंद लें। हार में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोट्स बदल गया था और जीवन के वृक्ष की पवित्र रोशनी मरे हुए लोगों के लिए अभिशाप थी। वे अब इस स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रकाश के भीतर खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने लाइनों को उसकी सीमा से बाहर कर दिया। लेकिन इसने लोट्स को भी निशाना बनाया। सैकड़ों हमले उसकी ओर उड़े, लेकिन मिलिशिया, रैमी और दाना ने उन्हें मार गिराया। दानव की आग, बिजली और रहस्यमय ऊर्जा की लहरें काली अपवित्र ऊर्जा की गेंदों और चापों से टकराईं, जिससे ऊर्जा का एक तेज तूफान ऊपर की ओर बना। उड़ते हुए रक्षकों को या तो भीड़ और लोट्स के बीच में खुद को रखने के लिए मजबूर होना पड़ा या हवा में और पीछे हटना पड़ा, जिससे उनके लिए प्रभावी रूप से ब्लॉक करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर वे चूक गए तो नीचे निशाना लगाना उनके अपने सैनिकों पर था। जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए अब पीछे हटने और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित स्थान था। रक्षकों ने घायलों को पीछे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। वे 1 या 2 मिनट के लिए ठीक होने के लिए लोट्स की रोशनी में चले गए, फिर सामने वाले किसी व्यक्ति के साथ बातचीत की और उन्हें सांस लेने और ठीक होने दिया।
इससे पूरा युद्ध क्षेत्र तरल हो गया और लगातार बदल रहा था, लेकिन हताहतों की संख्या बहुत कम थी और जो पीछे हट रहे थे वे गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अपने साथ खींच रहे थे। काल ने टेसा और थोर के साथ अपनी स्थिति बनाए रखी, जिससे रक्षकों को आगे बढ़ने दिया। इससे उन्हें ठीक होने और ये देखने का एक पल मिला कि लड़ाई कैसे चल रही थी। सिटी गवर्नर और अनडेड मैज कोमोलोस नामक एक लिच लॉर्ड उनकी सिस्टम जानकारी के अनुसार समुद्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर लड़ रहे थे, जबकि लॉर्ड और बॉम्बोन के नाम से जाने जाने वाले अनडेड, जिनके नाम पर बेड़े का नाम रखा गया था, हजारों मीटर ऊपर एक विशाल लड़ाई कर रहे थे। यह अभी भी शहर को हिला रहा था और काल को आश्चर्य हुआ कि निचले रैंक वाले निवासी कैसे कर रहे होंगे। इस तरह की जादुई प्रतिक्रिया और शॉकवेव एक औसत शरीर के लिए अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो सकती है। काल देख सकता था कि भगवान युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मरे हुए नेता सीधे शहर पर लड़ने के लिए दृढ़ थे। संभवतः इसलिए कि जब अंतिम हमले का समय आया तो वह करीब था। हर सेकंड के साथ युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था, लेकिन किनारे पर मौजूद मरे हुए लोगों की भीड़ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दोनों पक्षों को डॉक पर लड़ते हुए देखकर एक बात बहुत स्पष्ट हो रही थी। जबकि मिलिशिया और मरे हुए लोगों के रैंक को समझना काफ़ी आसान था, लेकिन प्रजातियों का अंतर एक ही अधिकतम ऊर्जा उत्पादन के साथ भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता था। उदाहरण के लिए, नदी के किनारे राय के पास एक बहुत बड़ा दानव था। वह शर्टलेस था और बस किसी भी चीज़ को झटक रहा था। उसके पास कोई ऐसा अवरोधक नहीं था जिसे काल पहचान सके, लेकिन वाइट्स के ब्लेड उसकी त्वचा में भी नहीं घुसे और वह बस एक बड़े क्लब के साथ मरे हुए लोगों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। इसलिए जबकि वह रॉयल रैंक का था और वाइट्स रॉयल रैंक के थे, वे लड़ाई में उसके मुकाबले कहीं नहीं थे। यह एक ऐसा मुद्दा था जो गोल्डन ड्रैगन नेशन की तुलना में यहाँ बहुत अधिक स्पष्ट था, जहाँ जायंट्स वास्तव में बहुत अधिक जादू का उपयोग नहीं करते थे। जब दोनों पक्ष समान रूप से शक्तिशाली जादू का उपयोग कर रहे थे और एक पक्ष को बस कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पूरा समीकरण बदल गया। इससे उसे याद आया, कैरा कहाँ थी। मरे हुओं की भीड़ में दिलचस्पी न रखते हुए कैरा ने डॉक से नीचे उतरकर उन जहाज़ों की पिछली पंक्ति में प्रवेश किया जो किनारे से नहीं टकराए थे। वाइट्स को डॉक पर हमला करते समय उनके पैरों के बीच भटकने वाले किसी रोएदार जीव से कहीं ज्यादा चिंता थी, और उनमें से किसी ने भी उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिज्ञासु शून्य बेजे कुछ दिलचस्प करने की तलाश में था। किनारे पर खुले तोप के फ्लैप में से एक के माध्यम से प्रवेश करने के बाद कैरा ने खुद को जहाज के अंत में पाया, जहां उसके लिए खोजने के लिए चमकदार चीजों के विशाल ढेर रखे गए थे। यह मरे हुओं के खिलाफ लड़ने से कहीं बेहतर था। यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं था। किसी ने बिना किसी कारण के यहाँ बड़ी चट्टानें रख दी थीं, लेकिन सिक्के और रत्न और यहाँ तक कि फैंसी तकिए भी थे। एक के बाद एक आइटम उसके स्थान पर ढेर हो गए और फिर कैरा बंदरगाह से बाहर निकल गई और ये देखने गई कि अन्य नावों में क्या है। ये दूसरा होल्ड खाली नहीं था। ऊपरी स्तरों पर जाने वाली सीढ़ी पर 2 गार्ड खड़े थे। कैरा ने उनके अवरोधों को हटाने के लिए नुलिफाइट से उन पर प्रहार किया, फिर जब मरे हुए लोग गिर पड़े तो वह उलझन में घूरती रही। यह अजीब था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं था, जब तक कि मरे हुए लोग फिर से ऊपर न आ जाएं। यहाँ एक फैंसी ताबूत था जो मानव हड्डियों से ढका हुआ था, लेकिन ठोस चांदी से बना था, जिसके अंदर लाल मखमल और तकिए थे। कैरा ने ढक्कन खोला और अनुभव का परीक्षण करने के लिए अंदर चढ़ गई। तकिए आरामदायक थे, इसलिए कैरा ने उसे अपने स्थान पर खींच लिया और बाकी मुफ्त खजानों का निरीक्षण करने लगी। उसे शापित जादुई हथियारों का एक गुच्छा मिला जो शून्य और मृत्यु ऊर्जा में लथपथ थे। वे सीधे उसके स्थान पर चले गए। जब जहाज के होल्ड से सभी दिलचस्प चीजें चली गईं, तो कैरा मरे हुए लोगों के शवों का निरीक्षण करने चली गई। अजीब बात यह है कि वे उपकरणों के साथ हड्डियों के ढेर थे। डिस्पेल ने उन्हें इतनी जोर से मारा होगा कि वह जादू खत्म हो गया जो उन्हें सक्रिय बनाए हुए था, लेकिन इसका मतलब था कि वे मरे हुए नहीं थे। मरे हुए, है न? उन्हें मरे हुए ही बुलाया जाना चाहिए। बहन रैमी को पक्का पता होगा। कैरा आगे के जहाज़ों पर चली गई, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था, इसलिए वह दूसरे डॉक पर चली गई। किनारे पर गोदाम के पास की लड़ाई मरे हुए लोगों की भीड़ के खिलाफ होने लगी थी और उन्हें जल्दी से पानी में वापस धकेला जा रहा था। काल यह नहीं बता सका कि किनारे की रक्षा के अन्य हिस्से भी ठीक से काम कर रहे थे या नहीं, लेकिन उसके हिस्से में ये सब खत्म हो चुका था। दाना के जादुई ब्लेडों का झुंड उन मरे हुए लोगों को काट रहा था जो उसके हिस्से के बहुत करीब आ गए थे, जबकि राय और बड़ा दानव, जिसने सीमित अजेयता की हो सकती है, ने अपने हिस्से के उत्तरी किनारे को नदी से वापस पहले डॉक तक धकेल दिया था। लड़ाई का निर्णायक कारक ज्यादातर दूसरे मोर्चे और उनके सिर पर लड़ाई होगी, जिसे अंडरलॉर्ड हर सेकंड सतह के करीब धकेल रहा था। काल ने स्पष्ट रूप से देखा कि कैरा के स्थान में कुछ बदल रहा था, लेकिन वह वाइट्स पर तीर चलाने में व्यस्त था, उन्हें लाइनों से पीछे धकेलता रहा, जबकि मिलिशिया हमले को रोकने के लिए काम कर रहा था। उसने एक छोटा ब्रेक लिया और लोरोस पानी की बोतलों से भरा एक हाथ लेकर भागा। यहाँ एक ड्रिंक लें।
मैंने 1 मिनट पहले ही आपके दोस्त मकड़ी को सारे आभूषण दे दिए हैं। आप जानते हैं, अगर कुछ हो जाता है तो। पीली त्वचा वाली छोटी डेमोनेस ने घोषणा की। धन्यवाद, कोई बात नहीं, आप पर अपने वचन का पालन न करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। काल ने सहमति जताई। वह मारे जाने के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी, लेकिन शहर को लगातार बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा था, और काल द्वारा उन्हें बढ़ाने से पहले पत्थर की नक्काशी काफ़ी नाजुक थी। फिर एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। थोर और टेसा चमकने लगे और मरे हुए लोग राख में बिखरने लगे, हवा में उड़ते हुए दूर चले गए क्योंकि उनके जहाज 3 केंद्रीय ड्रोथ डॉक पर नज़र से ओझल हो गए। कारा झुंझलाहट में बड़बड़ाई क्योंकि जब उसका अंतिम लक्ष्य गायब हो गया तो वह लगभग पानी में गिर गई थी, लेकिन वह बिना भीगे डॉक तक पहुंच गई और सावधानी से 2 डॉक के बीच एक ड्रॉप लाइन को पार करके ये देखने गई कि थोर क्या कर रहा था जो इतना चमकीला था। कौशल, सुरक्षा का घेरा एक टिया आगे बढ़ गया है। सम्राट रैंक कौशल पवित्र भूमि सीखा गया है। पवित्र भूमि महाकाव्य ग्रेड पवित्र रक्षात्मक क्षमता 30% तक नुकसान कम करता है। पवित्र हमलों से होने वाले सभी नुकसान को 30% तक बढ़ाता है। सीमा में लक्ष्यों को लगातार पवित्र क्षति पहुंचाता है। कुछ सेकंड के बाद रोशनी फीकी पड़ गई और थोर के 50 मीटर के भीतर कोई भी मरे हुए व्यक्ति युद्ध के मैदान में नहीं बचा था। काल ने लोरोस को आंख मारी क्योंकि युद्ध के मैदान के दक्षिणी छोर पर बचे हुए कुछ दानव डर के मारे भागने लगे। थोर ने दक्षिण की ओर पूरी गति से दौड़ लगाई, ये देखने के लिए भी इंतजार नहीं किया कि उसने जिन मरे हुए लोगों को रौंदा है वे वास्तव में मरे हुए हैं या नहीं। पवित्र भूमि अभी भी उसके चारों ओर सक्रिय थी और वे जल्द ही जल जाएंगे। दक्षिणी गोदी क्षेत्र में 7 गोदी थीं और इसलिए कई और हमलावर थे, लेकिन अधिक रक्षक भी थे, जिनमें लगभग सभी कैसल गार्ड और शहर के रक्षक शामिल थे जो जहाज़ों पर तैनात नहीं थे। काल थोर का पीछा करने के लिए गोदाम के ऊपर से नीचे कूद गया, फिर राय के गोलेम में से एक की पीठ पर कूद गया क्योंकि वे आगे बढ़ रहे थे। स्पाइडर गोलेम पर खड़े होकर काल दक्षिण गोदी में मरे हुए लोगों पर स्वतंत्र रूप से कौशल फायर कर सकता था। काल को उम्मीद थी कि राय उनके साथ शामिल होगी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह दाना को अपनी पीठ पर लेकर उत्तर की ओर जा रही है, जिसका लक्ष्य रेडवुड स्प्रॉल में डॉक के दूसरे सेट को साफ करना है। इससे लोड्स थोड़ा भ्रमित हो गया। अब आसपास कोई और घायल नहीं था क्योंकि मरे हुए लोगों से उनके आसपास के इलाके में निपटा जा चुका था, लेकिन उसे एक ही समय में 2 विपरीत दिशाओं में ज़रूरत थी। कुछ सेकंड के बाद उसने उत्तर की ओर इशारा किया। रैमी, चलो सिस्टर राय से मिलते हैं। स्प्रॉल में हमेशा ही हील की कमी रहती है। रैमी ने हील को उठाया और पार्क की ओर चल पड़ी। यहाँ की गलियाँ संकरी और घुमावदार थीं, एक भूल भुलैया जो उन्हें अन्यथा ढूंढना लगभग असंभव बना देती थी, और लड़ाई अब किनारे पर नहीं थी। मरे हुए लोग कम से कम 1 या 2 ब्लॉक शहर में घुस आए थे, लेकिन स्प्रॉल में रहने वाले सभी लोग जानते थे कि पार्क कहाँ है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर की विशेष सामग्री का आनंद लें। उनके अंगरक्षक उनके साथ थे और रैमी के लिए रास्ता साफ कर रहे थे क्योंकि वह लोड से भी अधिक तेजी से जमीन पर दौड़ रही थी क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था। हीलिंग ट्री वापस बाजार में है। रैमी ने चिल्लाते हुए लोड्स को घास पर रखा जहां काल ने उन्हें पिछली बार रखा था। लोड्स ने रूपांतरित किया और तुरंत गलियों और छतों से घायलों की बाढ़ आ गई, हर जगह से दिखाई दे रहे थे या आग से बचने के लिए नीचे फिसल रहे थे। रे को दाना जादूगर को उनके साथ छोड़ देना चाहिए था, रैमी ने सोचा। इमारतों और गलियों में मरे हुए लोगों का पीछा करने में उसे बहुत मजा आने वाला था, बजाय इसके कि वह एक जादूगर को लेकर जाए, बजाय इसके कि वह मूर्त हो जाए। लेकिन दाना ने भी यही सोचा था और वह पहले से ही छतों के ठीक ऊपर उड़ रही थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं बनी। अब जब उसका माल डिलीवर हो चुका था तो रे शिकार करने के लिए स्वतंत्र थी। बारबेक्यू पिट के बगल में ओफेलिया अपने सामान्य आकार के वेबियर रूप में वापस आ गई। ऐसा लगता है कि जब वे चले गए तो मुझे भोजन देखने को मिलेगा। वह हंसी। किसी को यह सुनिश्चित करना था कि अन्य लैंडिंग पॉइंट से कोई भी उनके स्थान को घेरने की कोशिश न करे।